हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। इसमें मैंने अभी तक आर्टिकल और पार्ट्स आपको करा चुका हूँ, और ये अभी तीसरा टॉपिक है पॉलिटी में। तो सोचा क्यों नेक्स्ट तरफ से चलते चले, जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कवर होते चला जाएगा एक शॉर्ट वीडियो में। तो आज शेड्यूल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू जितना होगा कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा, अच्छा से समझाऊंगा, और अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शेड्यूल है, पहला बता दूं कि 12 टोटल शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और 22 पार्ट हैं, और आर्टिकल का वीडियो मैंने आपको दे ही दिया है, ठीक है। तो पहला शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है स्टेट यूनियन टेरिटरी के बारे में, कि उसका जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट ऑल्सो इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। कि कैसा कैसा होगा, कैसा उसमें जस्टिस जज का कैसा होगा, कोर्ट का, हाई कोर्ट का मतलब कैसा होगा, कैसे कंटेन होगा, उसके बारे में पूरा बताता है। नेम उसके बारे में, कैसे कैसे उसका वहाँ पे चलना, राज्यसभा विधान जो भी चलता है वहाँ पे, उसके बारे में टोटल पहला शेड्यूल बताता है, ठीक है। अगला है सेकेंड शेड्यूल बताता है कि प्रोविज़न जो है अलाउंसेस का, प्रिविलेजेस का, इमोलमेंट्स का मतलब वेतन का, किनका किनका। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नर ऑफ इंडिया हो गए, मतलब जितने भी पद हैं इंडिया में, उनका वेतन, उनका प्रोविज़न, उनका अलाउंसेस, इमोल्यूमेंट्स जो है, उसके बारे में बात करता है सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल, ठीक है। तो सेकंड क्या बात करता है, तो वेतन से बात करता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा का, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का, चेयरमैन राज्यसभा के हो गया, डिप्टी चेयर मतलब जितने भी पद हैं, कैग का, सीएजी का, सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट के जज का, चेयरमैन का, मतलब जितने भी हैं उनके वेतन के बारे में बात करता है सेकंड शेड्यूल, ठीक है। अगला है थर्ड शेड्यूल, और थर्ड शेड्यूल में क्या बात करता है, तो ओथ के बारे में बात करता है, शपथ ग्रहण के बारे में बात करता है तीसरा, ठीक है। तो तीसरा में बताया गया है कि सभी के शपथ के बारे में बताया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स हों, एमपी हों, एमएलए जो भी हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, सीएजी हों, इनके बारे में कि शपथ इनका कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में बताया गया। तो थर्ड शेड्यूल में बताया गया, ठीक है। शपथ के बारे में थर्ड शेड्यूल में बताया गया, चाहे स्टेट का मिनिस्टर हो या लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट हो, मतलब हाई कोर्ट के जज, जो सभी के बारे में इसमें क्या है। तो दूसरा में क्या था, उनके वेतन के बारे में। पहला तो इंडिया के बारे में, उसके स्टेट के बारे में बताता है। दूसरा क्या बताता है, सभी के वेतन के बारे में बताता है जितने मिनिस्टर हैं। और तीसरा क्या बताता है, उनके वेतन के बारे में। दूसरा दूसरा बताता है कि उनके क्या, उनके वेतन के बारे में बताता है, जबकि तीसरा उनके ओथ के बारे में बताता है, ठीक है ना दोस्तों। तीसरा जो है उनके ओथ के बारे में बताता है। चौथा जो है उसमें है कि कैसा एलोकेट किया जाएगा सीट, और सीट वहाँ पे किसमें, फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है कि सीट जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं उनके राज्यसभा में सीट का एलोकेशन कैसे किया जाएगा, कितना सीट किस जगह से होगा। जैसे अमेरिका में तो है कि हाँ 50 राज्य हैं तो हर जगह से दो सीट ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन बेस के आधार पर यहाँ पे सीट का एलोकेशन होता है। तो यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है कि राज्यसभा में जो सीट की संख्या है वो किस आधार पर दिया जाएगा, उसके बारे में फोर्थ शेड्यूल बात करता है, ठीक है। आगे है फिफ्थ शेड्यूल, और फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है कि प्रोविजन जिसके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल शेड्यूल एरिया का, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कि इसका कंट्रोल कैसा होगा एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो ये सिर्फ फिफ्थ शेड्यूल शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है कि कोई प्रोविजन या रिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन का जो कि है कंट्रोल उस पर कैसे किया जाएगा, ठीक है। अगला है सिक्स शेड्यूल, और सिक्स शेड्यूल बताता है रिलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ, देखिए सिक्स शेड्यूल यहाँ पे कुछ ही स्टेट के बारे में बात करता है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ATMM इसका ट्रिक है, जो कि सिक्स शेड्यूल बात करता है। जैसे फिफ्थ में तो बोला गया है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंट्रोल शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब पर, इसमें तो यहाँ पे कोई प्रोविजन मतलब एक नहीं दिया है कि किस में होगा, लेकिन सिक्स शेड्यूल में दिया गया है कि ये चार जो स्टेट हैं इन पे अलग से इसका है एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे किया जाएगा, उसका प्रोविजन अलग से दिया गया सिक्स शेड्यूल में, ठीक है। तो ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का सिक्स शेड्यूल में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर प्रोविजन किया जाएगा, कैसे कंटेंट रिलेशन होगा, उसके बारे में बात किया सिक्स शेड्यूल में। अगला है सेवन्थ शेड्यूल, और सेवन्थ शेड्यूल में बताया गया है कि कैसा यहाँ पे 3 लेजिस्लेटिव है ना, यूनियन हो गया, स्टेट हो गया और कंकरेंट, 3 गो लिस्ट हैं, उसके बारे में बात किया कि कौन सा लिस्ट यूनियन में होगा, कौन सा स्टेट में होगा, कौन सा कंकरेंट में होगा। इस पर भी एक अलग से वीडियो बन सकता है दोस्तों सेवन्थ शेड्यूल पे, कि यूनियन या स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सा क्या आता है, कौन सा राज्य में जाएगा, कौन सा चीज़ यूनियन का होगा, कौन सा कंकरेंट मैंने दोनों का होगा, इसमें बारे में बात करता है। यूनियन में जो कि यूनियन संभाले, जो कि ऊपरी वहाँ पे सदन संभाले, और स्टेट का मतलब जो सरकार के हाथों में, और कंकरेंट मतलब जिसमें दोनों की हाथ हो, इसमें सेवन्थ शेड्यूल में बात करता है। एट्थ शेड्यूल में बात करता है जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उनके बारे में एट्थ शेड्यूल बात करता है कि उनके बारे में, किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में, कितने टोटल इंडिया में, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज दिया गया है, जिसमें असम बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी,
कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये जो 22 हैं, इनके बारे में बात किया है कि इनका कैसे क्या क्या एलोकेशन और कैसे क्या होगा, इसके बारे में लैंग्वेज के बारे में बात करता है 8th शेड्यूल। ठीक है, अगला है 9th शेड्यूल, और 9th शेड्यूल बात करता है कि स्टेट जैसे कि रेगुलेशन कैसे करेंगे लैंड रिफॉर्म के बारे में, या जमींदारी सिस्टम जो था जो कि अब हट गया है उसके बारे में, कि कैसे उसको डील किया जाएगा, कैसे उनका एक्ट और रेगुलेशन कैसे किया जाए पार्लियामेंट के। ठीक है, उसका मैटर क्या होगा, कैसे अगर किसी मतलब जमींदारी प्रथा और लैंड से रिलेटेड अगर कोई रिफॉर्म है या कुछ भी है तो उसके बारे में 9th शेड्यूल के बारे में 9th शेड्यूल से बात किया जाएगा। ठीक है, अगला है 10th शेड्यूल, और 10th शेड्यूल में बताया गया है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब ये 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, दल बदल विरोधी कानून नियम जो होता है कि अगर कोई किसी पार्टी में से इस पार्टी से उस पार्टी में चेंज करता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न रखा गया है उसके बारे में बात करता है। पार्टी चेंज करने पे दल बदल विरोधी नियम इसी को बोला जाता है, जिसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में लाया गया था, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। ठीक है, 11th शेड्यूल है, इट कंटेन द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। अगर पंचायत के बारे में टोटल कोई बात करता तो है 11th शेड्यूल। 11वां में पंचायत का बात किया गया है और 12वां में म्यूनिसपैलिटीज़ की बात किया गया। तो देखते हैं 11वां में इसका 29 मैटर दिया गया। सोचिए कि 29 मैटर्स दिया गया किसमें, 11th शेड्यूल में पंचायत में, कि इसका क्या क्या कैसे होगा। ये शेड्यूल ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ये पंचायत के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, उसका पावर क्या होगा, उसका प्रोविज़न क्या होगा उसके बारे में, जिसका 29 मैटर्स है। ये 29 मैटर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक दो बार एग्जाम में पूछा है कि पंचायत को कितने मैटर्स दिए गए हैं, वह म्यूनिसपैलिटीज़ को कितने मैटर दिए गए हैं। तो अगर हम 12th शेड्यूल की बात करें तो ये देखिए वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे म्यूनिसपैलिटी आ जाता है जिसके पास सिर्फ 18 ही मैटर्स दिए गए हैं। सोच लीजिए कि गाँव के पास कितना है तो 29, और म्यूनिसपैलिटीज़ की बात किया जाए तो 18 मैटर है। इसको 24 अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया गया था, जबकि इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया गया था। तो इसको 73, इसको 74 और इसको 29 मैटर्स और इसको जो है 18 मैटर्स ही दिया गया है। तो ये 12th शेड्यूल आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।